वेलकम टू द क्लास। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो जो ये टाइम था हमारा जिसमें हमने क्लासेस नहीं ली थी, उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी। सो आई एम सो सॉरी। कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से क्लास को रोकना पड़ा था, बट कोई बात नहीं। उसका मतलब जो हुआ है, चलो ठीक है, जो भी हुआ है, हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब बिल्कुल हम लोग जो क्लास लेंगे वो हमारा कंटिन्यू होने वाली है। अगर आप लोग सच में चाह रहे थे कि अगर मुझे मिस कर रहे थे कि यार मैम नहीं आ रही हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, बिल्कुल कंटिन्यू होने वाली है हमारी क्लासेस। तो अगर आप लोग का कुछ रह गया है, जैसे कि मान लीजिए जो मैंने कवर कराया था, जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने कभी मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो एक बार जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जो मैंने पढ़ाया हुआ है। जो नहीं जानते उनको बता देती हूँ, मैं सबसे पहले मेरा ही इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं पहले यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा चुकी हूँ इस चैनल पर। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट को, बच्चों ने बहुत प्यार भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, बच्चों को पसंद भी आया था। और ऑफ कोर्स कि अब जब हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं, तो दोबारा मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है। होमवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा था कि मैम रीज़न क्या है कि आप क्लासेस नहीं ले रहे थे। उसके ऊपर भी मैं अलग से आपको बता दूंगी। एक अलग से सेशन ले लेंगे हम, लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। तो वो बात की बात है। मैं ये कह रही थी बच्चा आपको कि अब जो हम सेशन कराने वाले, मतलब जो अब मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मिस हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो मेरे हिसाब से रह गया है वो तो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, लेकिन जो आपको लगता है कि मैम ये छूट गया है, ये थोड़ा हमारा मिस हो गया है, वो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा से शुरू करा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो यही बात मुझे आपको बतानी थी कि अगर कुछ है आपके सिलेबस का जो मैं कराना भूल गई थी उस टाइम पर, क्योंकि बीच में कोरोना वाली सिचुएशन आ गई थी, है ना। हम लोग इतने अच्छे से मतलब पता नहीं कर पाए थे कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, लेकिन अब जब हमारा ये शॉर्ट आउट हो गया है, तो हम दोबारा से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो अभी मिस आउट हो गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और आज से हमारी क्लास शुरू होने वाली है। आई होप आप लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बहुत कुछ कराने के लिए। फिजिक्स में बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बाकी है भाई। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आपको भी है एक्साइटमेंट, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ, होमवर्क के लिए रेडी रहना, होमवर्क के लिए मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। अपना पेन और कॉपी रेडी रखना। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब तक, सिर्फ तब तक के लिए टाइम मुझे दे दो, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सभी चैप्टर के नोट्स यहीं पर कराऊंगी, क्योंकि ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और बच्चे भी हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम प्लीज नोट्स दे दो। बच्चे, जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर करा रही हूँ ना, वही आपके नोट्स हैं। आप जरा ये ना सोचें कि मैम नोट्स नहीं दे रही हैं, अरे यार मैम तो सिर्फ समझा रही हैं, या फिर हम लोगों को नोट्स कहाँ से बनाएं, नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करें। इस बात की गारंटी मेरी है। मैं आपको जो भी कराऊंगी ना, वही आपके नोट्स हैं, और उसी में से आपका एग्जाम आ जाएगा, मतलब आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जैसा कि मैं हमेशा पहले भी बोलती थी, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं मैं कैसा कराती हूँ, किस टाइप से कराती हूँ। जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि जब बच्चे पढ़े नहीं होते ना, तो उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीचर के साथ जानना मिलना, कि वो कैसे पढ़ाता है, उसका किस टाइप से पढ़ाने का तरीका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जैसे जैसे मैं कहूँ ना, सिर्फ वैसे वैसे फॉलो करते रहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक पेन और एक कॉपी अपने साथ हमेशा लेकर बैठिए जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हमेशा से ही हमारा चलता आया है, मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक का नाम, नोट, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर लिख कर ही देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम है। मैं इसको एज अ टॉपिक ले रही हूँ, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी बताया
कि यहाँ पे मैं आपको नोट्स भी करके दिखाऊंगी, मतलब कोड नोट्स भी कराऊंगी। सो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, एनीथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एंड आई होप आप लोग रेडी हैं। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए दोबारा से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। सो वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप लोगों ने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी मत करो, एक बार देख लो मैं कैसा पढ़ाती हूँ, देन उसके बाद कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपको पसंद आ गया, आपको समझ में आ गया, देन उसके बाद शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो देखिए भाई, हमारा टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, so a system of particle is a collection of group of large number of particles interacting with each other। तो सबसे पहले बजाय मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कराने के, जहां पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना, सबसे पहले मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है हमारी, वो बनती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। नहीं आया समझ, मैं समझाती हूँ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये चौक है। ठीक है, अगर आप इस चाक को देखेंगे तो इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, देखो, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है। सब आपस में मिल गए हैं और पूरा एक सिस्टम बना लिया है। अब इन्होंने जब एक सिस्टम बना लिया है, तो जैसे एक है जो होता है ना, जैसे हमारे घर है, ठीक है, हमारी फैमिली है, फैमिली में चाचू भी हैं, चाची भी हैं, ताई जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, दादाजी भी हैं, हमारे मम्मी पापा भी हैं, दादी जी भी हैं, हम लोग भी हैं, मतलब पूरी एक जॉइंट फैमिली है। लेकिन घर का हेड कौन होगा? कोई एक। जैसे कि मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर के हेड कौन है? मेरे दादाजी, मेरी दादी जी। तो ऐसे ही सिस्टम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो सिस्टम है ना, उसका जो मेन पार्ट है वो कोई एक होता है। तो उसी एक मेन पार्ट के बारे में आज हमें जानना है। तो यहाँ पर जैसे हमें बोला गया है ना कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम, जैसे हमारी फैमिली है ना, पूरा एक सिस्टम हो गया। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो सारे मिलके क्या बना लेते हैं? पूरा का पूरा सिस्टम बना लेते हैं। सिंपल। सो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि एक स्टोन, अगर आपने एक स्टोन को देखा हो तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको क्या शो होता है? आपको तो वो बड़ा सा स्टोन ही दिखाई देगा ना, आपको लगेगा अरे ये तो एक ही है। जैसे आपको ये चौक दिखाई दे रहा है, आप कहोगे मैम ये तो एक ही चौक है, लेकिन अगर इसको आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। सेम ऐसे ही हमारी एक बॉल में भी बहुत सारा क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं आपको इजी वे में एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे हमारी ईंटें होती हैं, जिससे हमारे घर बनते हैं, है ना, जिससे हमारी दीवारें बनती हैं। आपने कभी उन ब्रिक्स को ध्यान से देखा है? वो किसकी बनी होती हैं? चलो मुझे बताइए। आप उस पूरे ब्रिक को अगर देखते हैं, ईंट को अगर देखते हैं, तो वो आपको पूरा एक सिस्टम दिखाई देता है। लेकिन अगर आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में देखना शुरू करो तो वो हमारी सोइल का एक क्या होता है? पार्ट होता है। तो सेम ऐसे ही एक पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत होती है। ये चीज समझ में आई आपको? अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स समझ में आ गया तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये आपके लिए नथिंग है, ये आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो आई होप आपको ये जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये समझ में आ गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, मैं इस डेफिनेशन पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी पर ही फोकस करता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऐसा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वैसा है। तो आपको पहले ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल पता होना चाहिए, देन उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मैं समझ लेती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच इज सेंटर ऑफ मास। सो ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अब ये तो भाई अलग ही टॉपिक हो गया है ना? नहीं, अलग टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है। देखो मैं बताती हूँ, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको सर्कस वाली चीजें भी कराऊंगी। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, यानी कि सिस्टम का ले लीजिए,
किसी पार्टिकल का ले लीजिए, किसी बॉडी का ले लीजिए, इज द पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, चाहे वो किसी बॉडी का हो, चाहे वो किसी पार्टिकल का हो, चाहे वो किसी सिस्टम का हो, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी वर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर उस बॉडी का, उस सिस्टम का, उस पार्टिकल का पूरा जो सेंटर ऑफ मास है कंसंट्रेटेड होता है, एक जगह इकट्ठा होता है। आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आया, सर के ऊपर से चला गया, लेकिन रुको 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 कराती हूँ बहुत इजी वे में। एंड दिस पॉइंट इज ट्रीटेड एज सिस्टम ऑफ अ सिस्टम एज अ होल, यानी कि पूरे सिस्टम का जो मास होता है हम उसको कह देते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो अब आती हूँ मैं अपने पॉइंट पे। सो अब देखो मैं समझाती हूँ। आपने कभी ये चीज देखी है, आपने कभी थाली देखी है? थाली अपने घर पे थाली होती है या प्लेट होती है, अरे देखी होगी, खाना नहीं खाते क्या? तो हमारे घर पे किचन में जो प्लेट होती है, जो थाली होती है, मान लीजिए वो हमारा पूरी की पूरी एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। ठीक है, तो मैं उसको मान लेती हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इस सिस्टम ऑफ, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेट है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो अपनी फिंगर से इस पूरी की पूरी जो प्लेट है उसको ऐसे घुमा देते हैं, राइट? अब वो ऐसा तो करते नहीं है कि साइड से घुमाएंगे, वो अपनी फिंगर को, जो हमारा मिडिल पार्ट होता है प्लेट का, यहाँ पर रखते हैं और उसको घुमा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फुटबॉल को घुमा देते हैं। सो क्या होता है कि वो ये काम कैसे कर पाते हैं? उनको उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर सेंटर ऑफ मास को पकड़ लेते हैं तो आप उस पूरे ऑब्जेक्ट के, पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेट कर सकते हैं और उसको बैलेंस करके उसको घुमा सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है भाई, हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग कितने सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया फुटबॉल, बहुत सारे जो फुटबॉलर्स होते हैं अपनी फिंगर पे अपनी फुटबॉल को ऐसे घुमा देते हैं बहुत मस्त तरीके से। सेम ऐसा ही बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जो थाली होती है, प्लेट होती है, उसको ऐसे घुमा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इवन हम लोग भी है ना, हमारी जो नाभि होती है, हमारी बॉडी की जो नाभि होती है, वहां पर माना जाता है कि हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है, वो हमारी बॉडी का सेंटर है, वो जहां पर हमारा टोटल का टोटल सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड रहता है, जहां पर हमारा बैलेंस पॉइंट होता है। सो सेंटर ऑफ मास क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा भाग होता है जहां पर उस कंप्लीट बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। ये चीज समझ में आई क्या आपको? यहां से लेकर यहां तक की डेफिनेशन समझ में आई? जल्दी से एक बार नजर डालो फटाफट से, पूरी की पूरी डेफिनेशन पर आप लोग ये नजर डालिए और मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई जो मैंने आपको अभी अभी समझाई? इजी है ना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो अब ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर जहां पे उसका मास कंसंट्रेटेड होता है पूरी की पूरी बॉडी का, राइट? चलिए, सो बहुत सिंपल है इस सेंटर ऑफ मास को समझना, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, सो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो एक्चुअल में है क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऐसी चीज जिसका पूरा का पूरा जो मास है वो एक ही जगह कंसंट्रेट होता है, जिसको आप बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये रोड है, मतलब मेरे पास चौक है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो कहीं ना कहीं इसका पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये बैलेंस हो पाएगा, है ना? कहीं तो होता होगा ना, मतलब आप इसको करके देख सकते हो कि कहीं पर तो ये बैलेंस होगा। सो जहां पर ये बैलेंस हो जाएगा ना, समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही हमारी बॉडी का भी होता है, जैसे कि मैंने कहा हर चीज का सेंटर ऑफ मास होता है और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को पता कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, हमें क्या करना है सेंटर ऑफ मास का पता करके? मैं बता दूं, देखो भाई,
अब आप लोग आपका कोर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो आप लोगों का ट्रेड अलग अलग होगा, कोई मैकेनिकल से होगा, कोई आपका इलेक्ट्रिकल से होगा, सबका अलग अलग सिस्टम होगा। तो हर जगह ना आपको किसी भी चीज़ का सेंटर पता करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस होके चलना, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। सो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, एज होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट। अगर कंप्लीट बॉडी का मास एक ही जगह पर कंसंट्रेट होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर के नाम से, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले कराया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद मैंने आपको कराया सेंटर ऑफ मास। और देखो, सेंटर ऑफ मास करने के बाद आपकी डेफिनेशन किसकी आ गई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। यानी कि एक्चुअल में अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यानी कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां पर इसकी इस कंप्लीट बॉडी का जो मास है, वेट है, वो एक ही जगह कंसंट्रेट है। सो इसका मतलब यही इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी काम करेगी। बिकॉज इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलते हैं? मैक्सिमम ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय CG, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और आप उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं जहां पर उसका पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट है, इसका मतलब वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि हमारे इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी काम करती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो समझ में आया? तो ये तो हमारा बेसिक, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि अब जो मैं आपको कराऊंगी ना, डेरिवेशंस हैं कुछ 1-2 लाइन के, वो डेरिवेशंस आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है वो। सो वो करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको ABCD नहीं आती है तो फिर आप उससे वर्ड्स कैसे बनाओगे? तो पहले आनी चाहिए ना। सेम ऐसा ही है, हमारे इस टॉपिक की ABCD है, मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम करते हैं हमारे इसके आगे का पोर्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आगे का पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ डेफिनेशन कराऊंगी आपको जो हमारे उस डेरिवेशन में आने वाली है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए, पेन कॉपी रेडी रखना, ठीक है। चलिए, अब हमें जो भी बेसिक सीखना था ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमने सीख लिया है। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ ना, वो कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो डेफिनेशन होती है वो आपका पूरा जो टॉपिक होता है ना, या फिर मैं कहूँ जो डेरिवेशन होता है, उसका मेन पॉइंट होता है, बेसिक होता है। अब आप इतनी सारी थ्योरी को देख के घबरा मत जाना, मैं समझाऊंगी ना, बहुत ईजिली समझाऊंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। और एक बात और, ये जो मैं आपको ये कराने वाली हूँ, आप इसको थ्योरी जो है इसको डेफिनेशन की तरह लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 मार्क्स में ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लैमिना, आपसे पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रोइड। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार नज़र डाल लीजिए, मैं 1 बाय 1 इन तीनों चारों को अच्छे से कराने वाली हूँ। सो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, रेडी है आप सब लोग? वो सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। तो मैं शुरू करती हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास है लेमिना। अब इस नाम के, अगर आप नाम को सुनते हो, बड़ा प्यारा सा नाम है, ऐसा लगता है किसी लड़की का नाम है ना, किसी गर्ल का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेमिना जो होता है ना, वो बहुत प्यारी सी चीज होती है। मतलब मैं याद दिलाती हूँ, जैसे लड़कियां बड़ी प्यारी सी होती है ना, क्यूट सी, एज लाइक मी, जस्ट किडिंग। तो जैसे कि लेमिना, देखो क्या होता है, एनी प्लेन फिगर, कोई भी प्लेन फिगर, कैसा भी फिगर हो सकता है, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, यानी कि चाहे आपका ट्राइंगल हो, या फिर आपका रेक्टेंगल हो, या फिर आपका सर्कल हो, या आपका क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब कहने का कुछ भी हो सकता है।
बस एक फिगर होना चाहिए, है ना, जैसे गर्ल्स का होता है। सो हैविंग एन एरिया बट नेग्लिजिबल थिकनेस, उनका एरिया तो होता है बट अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस के नाम पर जीरो, मतलब जीरो तो नहीं होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा। समझाती हूँ कैसे। जैसे कि आप इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल को आपका एरिया तो दिख रहा है ना, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, तो इसका एरिया तो होगा लेकिन मोटाई नहीं है, मतलब थिकनेस के नाम पर जीरो। फॉर एग्जाम्पल हम जो कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहना हुआ है, सो मेरा अगर ये आप देखते हैं तो इसका एरिया तो है क्योंकि इसने मेरी बॉडी के कंप्लीट पार्ट को ढका हुआ है, मेरे एरिया को कवर किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, मोटाई की बात करूं, तो ये नेग्लिजिबल है, बहुत पतला सा है। तो सेम ऐसे ही आपका जो भी फिगर होता है ना, उसका एरिया तो होता है लेकिन अगर उसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो वो उसकी नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब आप उसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, बिल्कुल भी मेजरिंग पार्ट नहीं होता है। इज नोन एज लेमिना और लेमिनर बॉडी, यानी कि इस तरह का कोई भी फिगर, इस तरह की कोई भी बॉडी जिसको आप लोग एरिया का तो पता कर सकते हैं लेकिन उसकी थिकनेस नथिंग है, बहुत पतली है, बिल्कुल नेग्लिजिबल आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेमिना या फिर लेमिनर बॉडी। क्या आपको एक छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई? तो जब भी मैं आपको डेरिवेशन में या आने वाले किसी भी टॉपिक में ये बोलूँ ना लेमिना, दिस इज लेमिना, तो आप समझ जाना मैं एक ऐसी बॉडी की बात कर रही हूँ जिसका एरिया तो है लेकिन उसका जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो बहुत कम है। ठीक है, आप एक बार नजर डाल लीजिए इस ऊपर वाली डेफिनेशन पर जो मैंने आपको कराई है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली डेफिनेशन पर चलते हैं। ठीक है, इजी है ना? ऐसे ही आप लोग घबरा जाते हो, इतना सारा कैसे करेंगे, बहुत इजी है, मतलब आप लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कोई भी फिगर जिसका आप एरिया मेजर कर सकते हैं लेकिन उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, नथिंग होती है। ठीक है, चलिए सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाली डेफिनेशन पर। तो नेक्स्ट वाली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है हमारे पास सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड जो होता है ना, उसको आप एज ए सेंटर मान के चलिए। भाई हर बॉडी का सेंटर होता है, जैसे ये मेरे पास बोर्ड है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, सेंटर बीच में ही होता है। तो कुछ टाइम के लिए आप सपोज करके चलिए कि मैं ना सेंटर के बारे में बात कर रही हूँ, और अब मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि एक्चुअल में सेंट्रोइड होता क्या है। सो जहाँ जहाँ भी मैंने सर्कल किया हुआ है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा फोकस करने वाली पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या होता है? द पॉइंट एट विच, एक ऐसा पॉइंट जहां पर द होल एरिया ऑफ लेमिनर बॉडी, लेमिनर बॉडी मैंने आपको अभी बताई है कौन सी होती है, जिसका एरिया तो है बट उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, जीरो मान के चलिए। सो एक ऐसी बॉडी जिसका पूरा का पूरा एरिया कहीं पर कंसंट्रेट करता है, जैसे हम लोगों का कंप्लीट बॉडी का मास एक जगह कंसंट्रेट करता था, वो हम मास के बारे में बात करते थे। यहाँ पर एक्चुअल में हम बात करेंगे सिर्फ एरिया के बारे में। तो कंप्लीट बॉडी का एरिया कहाँ पर कंसंट्रेट करता है? लेमिनर बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, यानी कि कंप्लीट बॉडी का एरिया कहाँ पर कंसंट्रेट करेगा, इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ दैट एरिया, वो उसका सेंट्रोइड पॉइंट होगा। अब मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि लेमिनर बॉडी में हमारी होती है सर्कल एंड हमारा ट्राइंगल। अब सर्कल एंड ट्राइंगल है ना, और भी हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं, रेक्टेंगल हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ वो दो चीजों पर है, एक तो हमारा सर्कल और एक हमारा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं ट्राइंगुलर वाला एंड सर्कल का, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर देती। तो अभी आप सपोज करेंगे, क्योंकि आप एज ए साइंस स्टूडेंट हो गए तो थोड़ा सपोज करना, लेट अस कंसीडर, ये तो हमारी मतलब अधिकार होता है, तो हम लोग अपने अधिकार का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए सपोज करना है। ठीक है, आपने सपोज करना है एक बैंगल यानी कि चूड़ी जो एक गर्ल्स पहनती है ना अपने हाथों में, उस चूड़ी को थोड़ा सा सपोज करके चलिए। तो अगर आप उस चूड़ी को देखते हैं, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होता होगा।
अब एरिया होता है लेकिन उसका जो थिकनेस होती है वो तो बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब वो जो एरिया होता है ना उसका कहीं ना कहीं पूरी बॉडी का एरिया कंसंट्रेट होता है। तो जहां पर उस कंप्लीट सर्कल का, उस चूड़ी का, उस बेंगल का एरिया कंसंट्रेट करेगा वो उसका सेंट्रोइड हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का भी कुछ ना कुछ एरिया होता है ना। और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से शो करूं तो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया का सेंट्रोइड होगा। तो एक बार आप इन चीजों को जरा फोकस कीजिए, क्या आपको ये चीज इजीली समझ में आ रही है? देखो, घबराना नहीं है, अभी मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट की, बहुत सारी बॉडीज की यहाँ पर सेंट्रोइड भी निकालना सिखाऊंगी, सेंटर ऑफ मास भी हम लोग निकालेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है हमें इस चैप्टर में। लेकिन पहले आप समझ तो जाएं कि सेंट्रोइड का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, लेमिना का मतलब क्या है। जब भी मैं ये वर्ड्स बोलूं या फिर आपको क्वेश्चन में दे फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ सर्कल, फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, तो पता तो हो कि सेंट्रोइड का मीनिंग क्या है। तो पहले मैं आपको वो मीनिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वही चीज तो हमारी बेसिक है ना। तो पहले आपको इस चीज पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हम इन जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी शेप होती हैं, जितनी भी हमारी लैमिनर बॉडी होती है, सबकी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करके निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि लेमिना क्या होता है। लेमिना बॉडी होती है जिसका एरिया होता है बट थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का मास का एक सेंटर होता है, वैसे ही सेंट्रोइड पूरी बॉडी के एरिया का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उसका कंप्लीट एरिया कंसंट्रेट होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये दोनों जो डेफिनेशन है ऊपर वाली। जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ना, जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिनकी वॉल्यूम, शेप एंड साइज सब कुछ बहुत ज्यादा क्या होता है, सब कुछ बहुत ज्यादा टफ होता है, एकदम फिक्स होता है। तो उनका जो सेंटर होता है ना उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट की हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, क्योंकि भाई इसका कुछ ना कुछ वेट है ना, इसका मास है, और अगर इसका मास है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास भी होगा, और अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। सो एंड इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल और प्लेन फिगर, अगर हम लोग किसी फिगर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा सर्कल, हमारा ट्रायंगल, हमारा रेक्टेंगल, हमारा क्वाड्रिलेटरल, तब हम लोग बात करते हैं सेंट्रोइड की। यानी कि अब जो हमें कंफ्यूजन थी ना कि हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें या हम सेंट्रोइड की बात करें, तो वो भी हमारी अभी क्लियर हो गई है कि अगर हम लोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो हमारा भरा हुआ है, रिजिड है, फॉर एग्जाम्पल अस, हम लोग भी तो हमारे मास से भरे हुए हैं, हमारे वेट से भरे हुए हैं। सो कहने का सिंपली मतलब क्या है, कहने का सिंपली मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात कब करें और सेंट्रोइड की बात कब करें, तो उसका सिंपल सा इजी सा सॉल्यूशन है। अगर वो बॉडी रिजिड है, या फिर आप सिंपली याद रखो कोई भी बॉडी है तो आप यूज करोगे सेंटर ऑफ मास, लेकिन अगर वो है आपकी सर्कल, आपका ट्रायंगल, आपका क्वाड्रिलेटरल या फिर आपका रेक्टेंगल, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप यूज करोगे सेंट्रोइड, क्योंकि ये हमारा एरिया पर डिपेंड करता है। अभी समझ में आया? क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आई, इन केस वाली, क्योंकि ये सेंट्रोइड के साथ ही कनेक्ट करती है। तो जल्दी से इस लाइन को जरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए और सिंपल से अपने माइंड में डाल लीजिए। चाहे तो आप लोग है ना शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ज्योमेट्रिकल और प्लेन फिगर इज इक्वल टू सेंट्रोइड। सो सिंपल सी आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कराती हूँ, क्योंकि रिपीट करना जरूरी होता है, बच्चों के लिए समझ में आ जाता है। हम लोगों ने सीखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल कि कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है हमारा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड मैंने आपको सिखाया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता है जब कंप्लीट बॉडी का मास एक ही जगह कंसंट्रेट करता है। उसी सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, क्योंकि
उस पार्ट पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कराया लेमिना। लेमिना एक ऐसी बॉडी होती है जिसका एरिया तो होता है लेकिन उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, 0 होती है। तो आई होप आपको ये वाली चीज भी इजीली समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आपको सेंट्रोइड कराया। सेंट्रोइड रिलेट करता है आपका लेमिना से। सेंट्रोइड बोलता है कि जैसे सेंटर ऑफ मास में पूरा का पूरा मास बॉडी के एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता था, वैसे ही आपका जो लेमिना होता है उसकी कंप्लीट बॉडी का एरिया भी एक ही जगह कंसंट्रेट करेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब यूज करें और सेंटर ऑफ मास कब यूज करें और हमारा सेंट्रोइड कब। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा रिजिड बॉडी के लिए यूज होती है जो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, और जो हमारी फिगर होते हैं इनके लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा सेंट्रोइड। इजी है ना, समझ में आया? समझ में भी आया होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि जब हमें कोई भी चीज समझ में आने लगती है ना तो उस चीज को सीखने का और ज्यादा मन करता है। तो अगर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा आपको मतलब कंफ्यूज कर रही थी, आपको मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी जब आप इसको पढ़ रहे थे, तो अब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। सो अब आएंगे हम नेक्स्ट वाले पे जो है हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस। ये क्या नया है भैया, अब मैं बताती हूँ। देखो, a system of 3 mutually perpendicular axes। हमारे पास 3 mutual perpendicular axes है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सेस क्या होता है। एक्सेस होती है आपकी एक्स वाई जेड। जब भी आपको कोऑर्डिनेट या एक्सिस के बारे में बोला जाए तो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए। ये जो एक्सिस होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमेशा याद रखना, फिजिक्स के लिए भी, सभी चीजों के लिए। जो हमारे पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो उन तीनों, वो जो तीनों हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 पर होते हैं। लेकिन आप उसको ना शो नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा ट्राइंगल है, ये हमारे एक्स वाई जेड है, तीनों के बीच में 90 का एंगल है, तो आप कहोगे नहीं हमें तो नहीं लग रहा कि इसके बीच में 90 का एंगल है। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि आप उसको ना डिफाइन नहीं कर पाओगे पेपर पर, बोर्ड पर। आप उसको 3D में देख सकते हो क्योंकि वो 3 एक्सिस हो गए ना। सो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारा म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा, इसमें से हम किसी दो को ले लें, एनी 2 डायमेंशनल, कोई भी दो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी दो ले लीजिए। ज्योमेट्रिकल और प्लेन फिगर आर नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस। ये हमारे सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, विच इज एक्सिस ऑफ रेफरेंस। अब ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि एक्चुअल में यहाँ पर ये जो हमारा रेफरेंस नाम आ रहा है, ये रेफरेंस का मतलब क्या है। तो देखो, द बॉडी कंप्राइजेस डायमेंशन, शेप, साइज, यानी कि शेप के बारे में और जो साइज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये चौक, मतलब चौक का ये जो होल्डर है ये है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, यानी कि हम इसके शेप और साइज के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। सो अलोंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, कैसे, देखो मेरे पास ये चौक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स और वाई एक्सिस कैसे होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। ये मेरा वाई एक्सिस और ये एक्स, वाई और एक्स। अगर मैं यहाँ पर इस चौक होल्डर को ऐसे रख दूं तो देखो, आप y के अलोंग इसकी लेंथ का पता लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। क्या आप इसके x का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी कुछ मोटाई भी तो है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी। तो कहने का मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज के बारे में पता कर सकते हैं अलोंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम उसके एक्स और वाई के अलोंग डायमेंशंस का पता लगा सकते हैं, यानी कि उसके साइज एंड शेप का पता लगा सकते हैं। सो टू फाइंड सेंट्रोइड ऑफ एनी बॉडी, अगर आपको किसी भी बॉडी का सेंट्रोइड पता करना है, गिवन शेप एंड साइज, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट अबाउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड। यानी कि अगर आपको उसका पता लगाना है तो आपको एक्स और वाई का पता लगाना होगा। कैसे, देखो हमने कहा ना कि हमें बस 2 चीजों की जरूरत है, दो, कोई भी 2 एक्सिस ले लो, एक्स और वाई, वाई जेड, वाई कुछ भी ले लो,
तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल है। तो देखो ना जरा आप लोग, अगर यहाँ पे y और x मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही पॉइंट हमारा क्या है, इसका सेंट्रोइड है, और जो सेंट्रोइड है वही तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका मतलब आप किसी भी दो एक्सिस की वजह से उनका लोकेशन पता कर सकते हो कि कहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और कहाँ पे आपका सेंट्रोइड है। ये चीज सबको समझ में आई। देन उसके बाद फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस we can do this by dividing given irregular body into different system or area along xy axis whose center gravity is known called as component of dimension area along x and y axis. These axes are called axes of reference. बताती हूँ कैसे। आई नो दैट आपको समझ में नहीं आया है क्योंकि डेफिनेशन में थ्योरी के थ्रू थोड़ा कम समझ में आता है। पहली बात तो आपसे पेपर में ये पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन में काम आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर रेफरेंस का मतलब क्या। देखो, मान लो कि आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे यार प्लीज कुछ हेल्प कर, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपका दोस्त कहेगा हाँ बिल्कुल मेरी इस कंपनी में जानकारी है, जाकर मेरा नाम ले देना और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो आप जाते हैं और इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेता है उसको जाकर वो आपसे पूछता है मे बी कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ आए हैं, तो आप बताएंगे जी मैं मेरे दोस्त के रेफरेंस से आया हूँ, उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं। इसका मतलब रेफरेंस वो हुआ जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे ये एक्सेस है ना, एक्स और वाई, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं एक्चुअल में आपको ये बताने के लिए, एग्जैक्ट ये चीज फोकस कराने के लिए कि देखो यहाँ पर सेंट्रोइड है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो एक्चुअल में आपका जो ये है ना, जो आपका एक्सेस ऑफ रेफरेंस है, ये आपको सेंट्रोइड के बारे में बता रहा है, ये आपको मेन पॉइंट के बारे में बता रहा है, ग्रेविटी के बारे में बता रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? आई होप आप आ गई होगी बिल्कुल पूरा सिस्टम। अब मैं जरा आपको रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, अरे टीचर भी हूँ, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप पढ़ाई खत्म ही कर देते हो लाइफ में, बहुत सारी चीजें होती है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। वैसे मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, मैंने बीएससी एमएससी एंड बीएड की हुई है ऑलरेडी और अभी आगे का चल रहा है, जब हो जाएगा तब बताऊंगी। सो देखिए, स्टूडेंट लाइफ है ना, किसी भी इंसान की खत्म नहीं होती है, पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है, तो आप चलते रहते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि पढ़ाई करते टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा रिवीजन, हमारा उस चीज को रिवाइज करना जो हमने पढ़ा है। तो इसीलिए मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा रही हूँ जो मैंने आज आपको कराया है। सबसे पहले जब मैंने ये चैप्टर आपको शुरू कराया था तो टॉपिक था हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कराने से पहले मैंने आपको एक बात कही कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कराया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल में बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस चीज पर हमने बहुत अच्छे से फोकस भी किया। देन उसके बाद मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसका कंप्लीट मास एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास अलग से कुछ नहीं है, वो ग्रेविटी भी कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था क्योंकि 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों, आपका सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कहते हैं। तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो ग्रेविटी है वो उसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम ग्रेविटी आपका सेंटर पे होती है, सेंटर ऑफ मास पर होती है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, उतना कराने के बाद मैंने आपको लेमिना कराया था जो कि हमारी क्यूट सा एक वर्ड है। सो लेमिना एक ऐसी बॉडी होती है जिसका एरिया तो होता है लेकिन उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो लेमिना कोई ऐसी बॉडी होती है जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आपका सर्कल, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, लेमिना। फिर मैंने आपको सेंट्रोइड कराया था। तो सेंट्रोइड क्या था, जैसे पूरी बॉडी का एक कंसंट्रेटेड पार्ट होता है ना जहां पर उसका मास होता है, वैसे ही एक बॉडी का एरिया भी होता है, यानी कि पूरा का पूरा एरिया एक ही जगह कंसंट्रेट करेगा, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। यानी कि होल बॉडी का एरिया जब एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड।
तो ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सेंट्रोइड की। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कंफ्यूजन भी दूर की थी कि हम लोगों को कैसे याद रहेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ यूज करनी है, सेंट्रोइड कहाँ यूज करनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई ऐसी बॉडी जो सॉलिड है, बिल्कुल भरी हुई है, तब आप यूज करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वहां पे मास आ जाता है ना। बहुत भारी कोई चीज है तो उसका मास है तो ग्रेविटी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि आपका ये जो सिस्टम है ना, इस पर आपको बस यही चीज फोकस करनी है कि किस तरह से आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप किसी फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, फिगर इन द सेंस, अगर आप ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अगर आप सर्कल की बात कर रहे हैं, एक ऐसे चीज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जिसका एरिया है और लेकिन उसका थिकनेस नहीं है, तो आप बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपका कराया था सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस हमें बताता है एक्सिस के बारे में। हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सिस होता है ना। तो उस एक्सिस के अलोंग कैसे हम किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और सेंट्रोइड का पता लगा सकते हैं, वो उसका सेंट्रोइडल एक्सिस होता है। फिर मैंने आपको कराया था एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमें सिंपली ये बताता है, हमें इसमें से दो ही एक्सिस की जरूरत होती है, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, किसी भी दो को ले लीजिए आप लोग। तो इसमें ये आपको ये बताता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये हमें लोकेशन बताता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या फिर आपके सेंट्रोइड की। तो इसका जो मेन फोकस होता है ना, वो होता है आपका ये बताने पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कहाँ पर सेंटर होगा, यानी कि कहाँ पर सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, कहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और कहाँ पर इसका सेंट्रोइड होगा। ये चीज समझ में आई आपको। सो आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बताया कि ये जो मैंने आज आपको कराया ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसकी जरूरत आगे आपको इस चैप्टर में पढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कराने वाली हूँ और इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है मैंने। सो बाकी मुझे जरूर बताइएगा कि इतने टाइम के बाद आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगा कि पहले जो मैं पढ़ाती थी और अब जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, या मैंने कुछ मिस कर दिया है, या आप किसी पार्ट को मिस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अगर मैंने आपके सिलेबस का जो सिलेबस कवर करा है उसके बीच का कोई टॉपिक रह गया है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वो आप मुझसे पूछ सकते कमेंट करके, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ पूछा हो और मैंने कभी उसका आंसर ना दिया, तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि काफी टाइम हो चुका है ऐसे बोर्ड पर पढ़ाए हुए, क्योंकि लाइव क्लासेस ही चली हैं हमारी लॉकडाउन में, तो आदत हो गई है। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि कुछ चेंजमेंट आया है, तो मैं इस बात की भी इंश्योरिटी आपको देती हूँ कि कुछ टाइम में हम लोग दोबारा से नॉर्मली वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम थे। तो मुझे बताइएगा जरूर कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर आपको रियल में अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट तो करना ही है, और ये भी बताइएगा मुझे कि कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, ठीक है। और जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी अभी वीडियो देखना शुरू किया है, सब्सक्राइब कर देना भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, भूलना मत शेयर करना, ठीक है। और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मन कैसे करेगा और अच्छे से पढ़ाने का और जल्दी जल्दी से लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करके आपको देने का। तो मुझे बताना मत भूलिएगा। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, होमवर्क तो दिया ही नहीं यार मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना होमवर्क के तो भाई हमारी क्लास अधूरी है, तो छोड़ूंगी तो नहीं मैं आज आपको। तो होमवर्क ये होने वाला है, बहुत सिंपल सा होमवर्क दे के जा रही हूँ कि देखो, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को मैं एग्री करती हूँ। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नोट्स कहाँ से बनाएं, तो सिंपल सी बात है, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, इससे अच्छे नोट्स अगर आपको कहीं मिल जाए ना, मुझे दे देना भाई, मैं भी करवा दूंगी मेरे बच्चों को। लेकिन इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। मैं एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक चीज़ आपको बताती हूँ विद डायग्राम। तो जो मैं छोटे छोटे डायग्राम आपको बनाती हूँ ना, ये आप नोटबुक में उतार लिया करो, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको एक बार ये रिवाइज करना है शुरू से लेके और एंड तक, यहाँ तक आपको इसकी एक एक लाइन लिखनी है अपनी नोटबुक में,
साथ साथ बनाते हुए चलना नोट्स। ये जो लेजीनेस आ गया ना लॉकडाउन में, ये खत्म करो। अभी आज का काम आज करो तो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स बना लेना, यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा होमवर्क मिलेगा। रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।